हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आशीष। काफ़ी समय से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज ट्रैवलिंग और उसके बाद मेरी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी थी जो अब पूरी हो गई। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और हम अपनी पेरेंटिंग जर्नी आपसे शेयर करते रहें। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट कि कैसे आप जानें कि आपके बच्चे के दांत निकलने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एवरी बेबीज़ लाइफ। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारा वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पर दिए गए बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें। तो गाइज़, बेबी के बढ़ने में उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे माइलस्टोन होते हैं, जैसे उसके दांत निकलना, उसका पहली बार चलना, उसका क्रॉल करना, पहली बार करवट लेना, पहली बार पलट जाना, कभी गिरना, कभी खड़े होना। तो आज हम ऐसे ही उसमें हम बात करने वाले हैं कि बच्चे के जब दांत आते हैं तो उसको क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, पेरेंट्स कैसे जानें कि उसके दांत आ रहे हैं और उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहे। तो गाइस, दांत जो होता है वो बच्चे की सुंदरता को बढ़ाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। बच्चा जो स्माइल करता है और बिना दांतों का बच्चा अलग लगता है, और जब उसके दांत निकल आते हैं तो वो और ज़्यादा निखार उसकी स्माइल में आ जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि दांत निकलने की जर्नी में उसे किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि बच्चा आपका अनायास रोता रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, उसको ड्रूलिंग होती है। तो रोने का पैटर्न आप ऐसे समझें कि अचानक से वो रोने लग गया है, क्यों रो रहा है समझ नहीं आ रहा, दूध मिला हुआ है, डायपर आपने चेंज किया हुआ है, बच्चा आपने खुद छोड़ा था फिर भी रोने लग गया है। तो उसको इरिटेशन उसकी बहुत बढ़ गई, ज़रा सी बात पे अननेसेसरीली इरिटेट हो रहा है, ड्रूलिंग हो रही है और मुंह से राल टपक रही है, बार बार कपड़े गीले हो जा रहे हैं। उसके दांत जो है जब निकलते हैं तो उसके मसूड़े टाइट हो जाते हैं, तो टाइट मसूड़े की वजह से उसको चीज़ें चबाने का मन करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, बच्चा अपने हाथ को चबाने लग जाता है, उंगलियां चबाने लग जाता है, या आप नोज़ करेंगे हाथ को सक कर रहा है। उसके खाने और सोने का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। जब पहले जैसे भी सोता था वो नॉर्मली फीड करता था 2-2.5 घंटे में एक बार, तो कभी कभी फीडिंग बहुत फ्रीक्वेंट भी हो जाती है, कभी कभी वो फीड नहीं भी करना चाहता है। सोने का जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। पहले बच्चा रात भर सोता था, अब क्योंकि उसको लगातार इरिटेशन हो रही है तो कभी सोता है कभी नहीं सोता है। और दोस्तों, कुछ चीज़ें आप और नोटिस करेंगे, जैसे बच्चा अपने चीक्स को रब करता है, कभी कभी अपने कान खींचता है, कभी अपने बाल खींचता है, पूरे पूरे मुंह को कभी कभी लगता है जैसे आप अपने को थप्पड़ मार रहा है। वो इस तरह से अपने हैंड मोशंस करता है वो। उसके बाद आप उसका पॉटी पैटर्न भी आप नोटिस कर सकते हैं कि उसको कितनी बार पॉटी हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, डायरिया जैसा आ रहा है, या उसको लूज़ मोशन बहुत हो रहा है, या लंपीनेस है मोशन में। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके आपको पता लग जाता है कि बच्चा आपका जो है वो टीदिंग के प्रोसेस में एंटर कर रहा है या उससे गुजर रहा है। तो गाइस, ये भी जान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको उसकी कितनी उम्र में देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमारे साथ, हमारे केस में कृषा को तो हम देख रहे हैं कि 5th मंथ के मिड से ही उसके गम्स टाइट हो गए हैं, उसमें इरिटेशन बढ़ गई है, उसका स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया है। बट जैसा हमारे पेरेंट्स ने बताया और कुछ डॉक्टर्स ने भी बताया कि यूजुअली बच्चों को 6 मंथ्स के बाद जो है टीदिंग शुरू होती है। तो गाइज़, अब हम समझते हैं कि बच्चे को क्या रेमेडीज़ आप करके दें जिससे वो थोड़ा सा कम इरिटेटेड रहे। जैसे कि आप उसके फेस को ड्राई रखें, उसके मुँह को ड्राई रखें, उसको कुछ आप टीदिंग टॉयज़ भी दे सकते हैं। मार्केट में बहुत टीदिंग टॉयज़ आते हैं जहाँ वो उनको चबा करके वो अपने हाथ को चबाने और अपने आप को इरिटेट करने से बचेगा। दूसरा जो मेरी सलाह रहेगी जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, क्योंकि इस पीरियड में बच्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको टीदिंग हो रही है तो इरिटेशन गम्स में होता है तो वो नोचता है आपको, तो आपको उससे बचाना है, क्योंकि सोर निपल हो जाएगा तो वो उसको भी दूध लेने में प्रॉब्लम होगी। और आप कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं बच्चे को, डिस्कसिंग विद योर डॉक्टर। और वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज़ लोग बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं टीदिंग सिरप भी दे सकते हैं आप, कुछ लोग ग्राइप वाटर को भी प्रमोट करते हैं। मैंने अब तक तो कभी नहीं दिया है, बिकॉज टीदिंग सिरप कंटेन्स अल्कोहल, और ग्राइप वाटर में भी बहुत सारी ऐसी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो एज प्रिजर्वेटिव यूज़ होती हैं, जिसका बच्चे को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, हैलोसिनेशन हो सकता है, या जैसे मैंने बताया आपको अल्कोहल होता है टीदिंग सिरप में, तो उससे बच्चे को उसकी स्लीप वगैरह रहती है, तो लोग उससे बचने के लिए उसको दे भी देते हैं। मैंने कभी नहीं दिया, आप अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको दें और चाहें तो ना दें, क्योंकि टीदिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, तो बच्चे को इससे गुजरना ही होता है। हम सब भी गुजरे हैं और हमारे बच्चे भी उससे गुजरते हैं। तो आप कोशिश करें कि नेचुरली उसको जितना ज़्यादा आप सूद कर सकें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसको किसी प्रकार का कोई सप्लीमेंट देने के।
और टीदर्स मैंने आपको बताया, टीदर्स आप दे सकते हैं, टीदर्स में कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जल्द आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन साथियों ने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे फिर कहूँगा प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू पेरेंट्स से हमें शेयर करें, ताकि हम अपनी उनसे पेरेंटिंग जर्नी शेयर कर सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई करूँगा। तो गाइज़, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी पेरेंटहुड।